तो जी ये जो है ना, ये फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट इसी लेक्चर का एक छोटा सा समरी है। जो इसी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे हार्ट में किस तरह किस ज़रिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, यानी हमारा हार्ट इसको किस तरह रिसीव कर देता है, फिर हार्ट इसको किन किन चैम्बर्स से गुजार देती है, फिर हार्ट इसको लंग्स में किस तरह भेज देती है, फिर लंग में ऑक्सीजनेटेड किस तरह होती है, फिर वापस हार्ट में किस तरह आती है, और फिर हार्ट इसको पूरी जिस्म में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट था, लेक्चर था। तो ये इसी लेक्चर का एक छोटा सा जो है ना, ये मैंने समरी बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ दोबारा, ताकि आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ सके इसको। फर्ज कीजिए ये हमारा हार्ट है। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स है? 4 चैम्बर है। एक को हम राइट एट्रियम बोलते हैं, एक को हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, एक को हम इसको हम क्या बोलेंगे अब? लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, और इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। अब हमारा हार्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर मौजूद है, यानी इसी जगह पर मौजूद है। तो हमारे हार्ट से जो ऊपर रीजन है, तो ये सुपीरियर में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर बोलेंगे। तो हमारे हार्ट का जो सुपीरियर एरिया है, यानी जो वीन हमारी बॉडी की ऊपर हिस्से से, यानी हम मेरे सर से, कानों से, नोज से, आंखों से, राइट लेफ्ट आर्म से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, जो वीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर वेना केवा बोलेंगे। और ये इसी हार्ट की निचला रीजन, यानी इससे नीचे जितना भी रीजन है, राइट लेग्स हो गया, लेफ्ट लेग्स हो गया, या हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंपीरियर वेना केवा बोलेंगे। अब आपने एक पॉइंट ज़रूर और गौर से और बिल्कुल जहन नशीन कर देनी है, ओ ये दोनों वीन है, कोनेस वीन और टेबिसिन वीन। इस तरह होता है जिस तरह हमारे बाकी जितनी भी ऑर्गन्स है, यानी मेरा हाथ हो गया या कान हो गया, इसको क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड दरकार होता है ताकि वो ऑक्सीजन की ज़रिए एक तो ज़िंदा रह सके, दूसरे इसको एनर्जी मिल सके, जो मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा होगा। इसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है, और इसी की मदद से मैं आपको लेक्चर देता हूँ, आप सुन रहे हैं, या हम रोज़मर्रा की कामें कर देते हैं, तो वो इसी एटीपी की मदद से करते हैं। अब ये जो हमारा हार्ट है, ये पर मिनट में 60 से लेकर 100 कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर देता है इस तरह। तो ये तो प्री में नहीं कर देता है ना, इसको भी एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी इनको किसके ज़रिए मिलती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलती है। अब इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा सोचे कि पहले मिल गया है, अब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, तो वापस हार्ट में किस तरह आएगी? तो 2 वीन्स के ज़रिए आएगी। एक को हम कोनेस वीन बोलते हैं, दूसरी को हम टेबिसिन वीन बोलते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर इसी तरह ड्रा करूँगा तो आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ सकेंगे। फर्ज कीजिए ये सुपीरियर वेना केवा हो गया, ये इंपीरियर वेना केवा हो गया, और ये जो कोनेस और टेबिसिन वीन होता है, इस तरह नहीं होता है कि ये एक वीन होता है। ये फर्ज कीजिए ये हमारा हार्ट है ना, ये फर्ज कीजिए ये हार्ट है, तो ये हार्ट की फ्रंट साइड है, ये जो मेरे सामने है ये बैक साइड है, ये लेटरल साइड है, ये सुपीरियर साइड है, ये इंपीरियर साइड है। तो ये वीन्स जो है ना, ये छोटे छोटे स्मॉल वीन्स होते हैं। तो इसने इस हार्ट को हर तरफ से जो है ना कवर किया होता है, और हार्ट की हर लेयर से जो है ना, हर एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर देता है, और वापस इसी राइट एट्रियम में लाता है। तो ये हो गया टेबिसिन वीन और कोनेस वीन, ये इस तरह हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, यानी इन चारों वीन्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में लाई। क्यों से ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी आपने याद रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हार्ट के राइट एट्रियम में आई, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब जब हार्ट के राइट एट्रियम में 100 से लेकर 120 ml तक ब्लड आ सकती है राइट एट्रियम में, अब इतनी ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में आई, तो हार्ट के राइट एट्रियम में एक वॉल लगा होता है, यानी यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल क्या होगा?
ये ओपन हो जाएगा। जैसा ही ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगा तो ब्लड हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में आएगी। तो अब ब्लड कौन सी रीजन में आएगी, कौन सी वेंट्रिकल में आएगी, राइट वेंट्रिकल में अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी। ये आपने जहन नशीन कर ली। अब ब्लड कौन सी रीजन में मौजूद है, राइट वेंट्रिकल में मौजूद है। अब जब राइट वेंट्रिकल ब्लड से फिल हो जाए यानी भर जाए तो अब इसमें एक यहाँ पर एक दूसरा वाल लगा होता है ईसी, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल बोलते हैं। अब इस तरह होगा जैसे ही राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगी यानी कंट्रैक्शन से थोड़े से पहले तो ये ट्राइकस्पिड वाल क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा और ये पल्मोनरी वाल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ब्लड पल्मोनरी जैसे पल्मोनरी वाल ओपन होगा तो इससे एक पाइप निकला होता है। इसी तरह क्या होता है, एक पाइप निकला होता है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। अब इस तरह हम करते हैं कि ये पल्मोनरी आर्टरी को हम इस तरह आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। अब ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया एक। दूसरी बात, ये हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी में वाहिद आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, ये बिल्कुल आसान एमसीक्यूज़ है। यानी पल्मोनरी आर्टरी में कौन सी ब्लड होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। अब इस तरह होता है कि हमारे कितने लंग्स है, 2 लंग्स है ना। तो यहाँ पर प्रेस कीजिए, ये हमारा एक लंग्स हो गया, ये हमारा दूसरा लंग्स हो गया, ये राइट लंग्स हो गया, ये लेफ्ट लंग्स हो गया। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, ये रास्ते में क्या हो जाती है, इस तरह 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इसी तरह 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। जो राइट लंग्स गया होता है इसको हम राइट पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो लेफ्ट लंग्स गया इसको हम लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, ये रास्ते में स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इसको हम फिर क्या बोलेंगे, इसको हम पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी आर्ट्रियोल्स जब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोल्स बोलेंगे। अब ये आर्ट्रियोल्स फिर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे। बेसिकली फर्ज कीजिए, यहाँ पर तो ड्रा नहीं हो सकता है, मैंने इससे पहले लेक्चर में ड्रा किया है। फर्ज कीजिए ये कैपिलरीज है, मैं थोड़ा सा मुख्तसर कर देता हूँ। फर्ज कीजिए ये कैपिलरीज हो, तो कैपिलरीज इस तरह स्मॉल होते हैं और इसने इस पूरी लंग्स को क्या होता है, कवर किया होता है। अब बेसिकली कैपिलरीज का काम क्या है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये बेसिकली कैपिलरीज में होती है। अब किस तरह होती है, जब हम इनहेलेशन कर लेते हैं यानी जब हम इस तरह सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में किस चीज़ की मकदार ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होगी। अब कैपिलरीज में कौन सी ब्लड आई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आई है, यानी इसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार क्या है। अब इनहेलेशन के ज़रिए हमारी बॉडी में कौन सा गैस गया है, ऑक्सीजन गया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार तो हमारी लंग्स में कम है ना, या नहीं है। अब कैपिलरीज में ज़्यादा है, तो हम क्या पढ़ते हैं गैसेस के बारे में कि ये ज़्यादा प्रेशर एरिया से कम प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। तो हमारे लंग्स में किस चीज़ की मकदार ज़्यादा है, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा है। और जो हमारी ये कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज अगर मैं लिख लूँ, कैपिलरीज लिख लूँ, तो इसमें किस चीज़ की मकदार ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है। अब इस तरह होगा कि गैस क्या कर देती है, हाई प्रेशर एरिया से कम प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। तो ये ऑक्सीजन कैपिलरीज में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आएगी, और फिर हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन के ज़रिए हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, यानी इस तरह बाहर निकालेंगे। तो बेसिकली ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो है ना गैस एक्सचेंज होता है। और ये अब ये आपने याद रखा कि गैस एक्सचेंज बेसिकली किस जगह पर होती है, कैपिलरीज में होती है। अब गैस एक्सचेंज अब कैपिलरीज में हो गई। अब इस तरह होता है कि ये कैपिलरीज जो है ना, ये बहुत सारे कैपिलरीज जब मिल जाए ना
तो ये वेन्यूल्स बना लेती है। ये आपने याद रखना है। क्या बनाते हैं? वेन्यूल्स बना लेती है। अब वो वेन्यूल्स, जब बहुत सारी वेन्यूल्स मिल जाए ना तो ये वीन्स बना लेती है। तो फिर इस राइट और लेफ्ट यानी ये कैपिलरीज है ना, ये इस तरह रास्ते में मिल जाती है। फर्ज कीजिए ये इसने एक वेन्यूल्स बना लिया, ये दूसरा वेन्यूल्स बना लिया, ये तीसरा वेन्यूल्स बना लिया। अब ये रास्तों में ये तीनों वेन्यूल्स मिल जाती है और इनसे एक वीन्स बन जाती है। क्या वीन्स बन जाती है? इनसे एक वीन्स बन जाती है। फर्ज कीजिए इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी वीन। बस ये अपने MCQs के लिए आया तक ना कि हमारे बॉडी में वाहिद वीन पल्मोनरी वीन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। ये आपने याद रखना है। अब ये पल्मोनरी वीन किस जगह पर आएगी? ये इसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो ये अब लेफ्ट एट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी। ये आपने याद रखना है। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाए तो यहाँ पर एक वाल लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल बोलते हैं। तो ये बाइकस्पिड वाल ओपन होगा और ब्लड हाई प्रेशर एरिया से कम प्रेशर एरिया की तरफ आएगी, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी। जैसा ही लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड से भर जाए तो यहाँ पर एक दूसरा वाल लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोटिक वाल बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। तो आयोटिक वाल से फिर इस तरह एक पाइप निकला होता है। क्या होता है? ये आयोटिक वाल ओपन होगा तो आयोटिक वाल जैसा ही ओपन हुआ इससे एक पाइप निकला होता है और इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोल लेते हैं। ठीक है। अब आयोटा क्या है ये मैंने यहाँ पर पूरा जो इनका केस है इसको स्टडी किया, ये मैं आपको बताऊंगा। अब ये मैं आपको समराइज कर देता हूँ। सुपीरियर इंपीरियर कोनस टेबिसन वीन्स के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगी। राइट एट्रियम जैसे ही ब्लड से भर जाए तो ट्राइकस्पिड वाल ओपन होगी, ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगी। जैसे ही राइट वेंट्रिकल ब्लड से फिल हो जाएगी यानी भर जाए तो वाल ओपन हो जाएगी। वाल ओपन हो जाएगी तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। पल्मोनरी आर्टरी में जैसे ही ब्लड आएगी तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी। एक राइट लंग्स हो गया होता है, एक लेफ्ट लंग्स हो गया होता है। तो लंग्स में क्या होगा? लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगी। फिर इन लंग्स से, इन दोनों लंग्स से एक दो वीन निकले होते हैं, पल्मोनरी वीन। ये इस तरह आप याद कर ले। ठीक है। पल्मोनरी वीन निकले हैं। ये पल्मोनरी वीन क्या करेगी? ये पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगी तो जब लेफ्ट एट्रियम ब्लड से फिल हो जाएगी, भर जाएगी, तो ये क्या करेगी? ये वाल को ओपन करेगी और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड से फिल हो जाएगी तो ये आयोटिक वाल ओपन होगी और ब्लड आयोटा में आएगी। अब आयोटा क्या है ये आपने याद रखना है कि आयोटा में कौन सी ब्लड होगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। ये आपने याद रखना है। दूसरा, ये इसी आयोटा के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में और हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलती है। अब क्या होगा? ये मैं इसको मिटा लेता हूँ, बस ये मिटा नहीं लेता हूँ, ये ठीक है। अब इस तरह होता है, ये आयोटा हो गया। ये क्या हो गया? ये आयोटा हो। कोरोनरी आर्टरी इस तरह होता है। ये आयोटा है ना, तो ये रास्ते में दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक को हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, दूसरे को हम आर्च ऑफ आयोटा बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। ये आयोटा है ना, ये आयोटा है ना, इस तरह होता है। ये प्रेस कीजिए, ये मैं दोबारा बने तक, ये आयोटा हो गया। ये इस तरह निकला होता है, इस तरह, और इस तरह ऊपर की तरफ जाता है ये आयोटा। ठीक है। ये इसकी जो सिर होता है ना, सर, इसका जो ये जो रीजन है, जो आयोटिक वाल, इसकी सिर में आयोटिक वाल मौजूद होता है। तो ये आयोटा हो गया। अब ये आयोटा रास्ते में दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। इसी तरह यहाँ पर तो ड्रा नहीं हो सकता है, लेकिन इस तरह दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ठीक है। अब ये कोरोनरी आर्टरी क्या है? जैसा ही ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, एक को हम कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे, दूसरे को हम आर्च ऑफ आयोटा बोलेंगे। आर्च ऑफ आयोटा क्या है? ये बेसिकली ये कोरोनरी आर्टरी है। ये क्या है? ये कोरोनरी आर्टरी है। और आर्च हम किसको बोलेंगे? जैसे ही ये आयोटा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है तो ये तीन ब्रांचेस में डिवाइड होती है। कितने ब्रांच में डिवाइड होती है? 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ये कोरोनरी आर्टरी है और ये आयोटा जो है ना, रास्ते में 3, जैसा ही ऊपर की तरफ जाते हैं ये तीनों ब्रांचेस में डिवाइड होती है। इसको हम आर्च ऑफ आयोटा बोलते हैं। अब
करोनरी आर्टरी क्या है? अब ये करोनरी आर्टरी दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक को हम राइट करोनरी आर्टरी बोलते हैं, एक को हम लेफ्ट करोनरी आर्टरी बोलते हैं। जो ये आपने बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो करोनरी आर्टरी होता है ना, ये करोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है ये करोनरी आर्टरी। और ये कोनेस वेन और टेबिसिन वेन हमारे हार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में लाती है। और ये क्या कर देती है? ये करोनरी आर्टरी हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, ताकि और कितनी ब्लड देती है? ये 5% ब्लड जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारे हार्ट को मिल जाती है इसी करोनरी आर्टरी के जरिए। अब 5% ब्लड इस करोनरी आर्टरी में आएगी, ठीक है। ये हार्ट होता है इसका राइट लेफ्ट पोस्टीरियर इंटीरियर, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। तो ये राइट करोनरी आर्टरी जो है ना, ये करोनरी आर्टरी दो ब्रांचेस में है, राइट करोनरी आर्टरी, लेफ्ट करोनरी। राइट करोनरी आर्टरी हमारे हार्ट की राइट वेंट्रिकल यानी इसी जगह को, राइट वेंट्रिकल इसी जगह को, दूसरा प्लस बैक ऑफ द हार्ट यानी, लेकिन ये बाज़ औक़ात यानी इसको बहुत कम केसेस में इस तरह होता है कि ये बैक ऑफ हार्ट को भी ब्लड सप्लाई कर देते हैं, यानी जो पोस्टीरियर रीजन होता है, यानी जो हम नहीं देख सकते। ये आपकी इंटीरियर है ना, लेकिन ये मेरे पोस्टीरियर है। इसी तरह जो रीजन हार्ट की इस तरह, अगर हार्ट को हम इस तरह देखें तो इसी रीजन को जो है ना, इसी रीजन को, इसको तो ब्लड सप्लाई नहीं कर देते हैं, लेकिन इसका जो पोस्टीरियर साइड होता है इसको ये राइट करोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर देती है और राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई कर देती है। यानी राइट वेंट्रिकल और बैक ऑफ हार्ट को ये राइट करोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देती है। अब ये लेफ्ट करोनरी आर्टरी जो है ना, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड है, एक को लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं, दूसरे को सरकम्प्लेक्स आर्टरी बोलते थे। ये आपने समझना है। अब क्या है लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी? क्या है? ये हमारे हार्ट की फ्रंट साइड को, फ्रंट साइड यानी जो हार्ट की फ्रंट साइड होता है। दूसरा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का क्या मतलब है? इंटरवेंट्रिकुलर मतलब जो वेंट्रिकल के दरमियान जो पर्दा होता है, इसको भी ये लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लड सप्लाई कर देती है। यानी वेंट्रिकल्स के दरमियान, दो वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो पर्दा होता है, यानी राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसको ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोवाइड कर देती है? लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लड प्रोवाइड करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सरकम्प्लेक्स आर्टरी ये लेफ्ट साइड को और बैक ऑफ हार्ट को, यानी ये आपने याद रखना है। अगर हम इसको इसी जगह से मिटा देना, लेकिन ये कम है इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। ये बस ये राइट वेंट्रिकल को, ये लेफ्ट साइड को और प्लस बैक साइड को ये ब्लड प्रोवाइड कर देती है। लेकिन ये इस तरह होता है कि बैक ऑफ हार्ट को कुछ ब्लड ये सरकम्प्लेक्स आर्टरी प्रोवाइड कर देती है और कुछ राइट कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। अब ये आर्च ऑफ पायोटा जो ये तीन ब्रांच में डिवाइड होता है, ये क्या है? ये इस तरह है ना, ये जब तीन ब्रांचेस में डिवाइड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक यहाँ पर दिखाई भी नहीं थे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसानी के साथ पढ़ा सकूँ। एक को हम ब्रांकोसेफेलिक ट्रंक बोलते हैं, दूसरी को लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, तीसरी को लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी बोल लेते हैं। क्या? लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी है। ये जो है ना, ये थ्री ब्रांचेस में ये आर्च ऑफ पायोटा डिवाइड होता है। अब ये ब्रांकोसेफेलिक ट्रंक जो है ना, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक को राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोल लेते हैं, दूसरी को राइट सबक्लेविन आर्टरी बोलते हैं। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या करेगी? राइट साइड ऑफ द हेड, यानी जो ये हमारा हेड है ना, तो ये हमारे हेड की राइट साइड को और नेक के राइट साइड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी, एक। दूसरा राइट सबक्लेविन आर्टरी, ये हमारे राइट आर्म को, यानी इसी आर्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। ये तो हो गई। लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी क्या करेगी? लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, यानी इस साइड को और नेक की लेफ्ट साइड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। और लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी हमारे लेफ्ट आर्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। ये तो मैंने उसी मतलब सिर्फ इसमें तो मैंने ये डिस्कस नहीं किया कि आइस को कौन सी आर्टरी ब्लड प्रोवाइड करेगी, नोज को या हमारे और जितनी भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में, इसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किन आर्टरी के जरिए जो है ना ये प्रोवाइड होती है। तो ये आर्टरी जो है ना पैर रास्ते में स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होती है, और फिर ये स्पेसिफिक आर्टरी एक स्पेसिफिक ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन बेसिकली इसमें ज़रूरी ये सिर्फ है, ये जो कोरोनरी आर्टरी है ना, ये आपको पता हो कि कौन सा आर्टरी हमारे हार्ट के किस रीजन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है।
फिर जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो फिर एंजियोग्राफी के ज़रिए हम पता कर लेते हैं कि कौन सा आर्टरी ब्लॉक है और क्या है। ये आपको अगर कोई आईसीयू में चले गए तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो ये आपने याद रखना है बेसिकली, ये कोरोनरी आर्टरी की जो डिवीज़न है।